नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे YouTube चैनल पीएफ एक्सपर्ट एडवाइज़र में। आज मैं आपको जब कोई एम्प्लॉय फर्स्ट टाइम किसी कंपनी को ज्वाइन करता है या किसी कंपनी को रिज़ाइन करने के बाद सेकंड कंपनी में या थर्ड में फोर्थ में ज्वाइन करता है, तो उसको ज्वाइनिंग टाइम में ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज़ में एक फॉर्म होता है फॉर्म 11 उसको हम पीएफ डिक्लेरेशन फॉर्म भी बोलते हैं, जिसमें पीएफ की डिटेल आप एम्प्लॉय मेंशन करता है। इस फॉर्म में अगर कोई एम्प्लॉय फॉर्म 11 में कुछ डिटेल रॉन्ग मेंशन कर दे या ब्लैंक छोड़ दे, तो उसका प्रीवियस कंपनी से ट्रांसफ़र नहीं होगा, उसका ट्रांसफ़र होने में चैलेंज आएगा और उसको बार बार ऑनलाइन अप्लाई भी करेगा तो रिजेक्ट होता रहेगा। तो जॉइनिंग टाइम में फॉर्म 11 में 2 कॉलम होते हैं जो मैंडेटरी भी होते हैं और गलत इन्फॉर्मेशन भी नहीं होते, क्योंकि एम्प्लॉयर क्या करता है, आपका जब भी कोई पीएफ से रिलेटेड यूएन क्रिएट करता है तो उस फॉर्म 11 को कंसीडर करता है, उसमें जो डिक्लेरेशन आपने दिए उसको डिक्लेयर करता है। तो इस तरह का जो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये इस तरह का एक फॉर्म 11 होगा। इसमें पहला जो होगा नेम, उसमें आप अपना नेम मेंशन करोगे, फादर नेम, ये सब बेसिक चीज़ें होंगी फॉर्म 11 में। फॉर्म 11 में सिर्फ आपकी बेसिक चीज़ें होंगी, वो आपको मेंशन करनी है। फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जो थर्ड कॉलम होगा डेट ऑफ बर्थ, ये डेट ऑफ बर्थ मेंशन करनी है। डेट ऑफ बर्थ आप एज़ पर आधार ही मेंशन करिए, DDMMYYY फॉर्मेट में, और उसी फॉर्मेट में इस फॉर्म 11 पे मेंशन कीजिए। जेंडर, मैरिटल स्टेटस आपको डालना है कॉलम नंबर 5 में। 6 में मेल आईडी, फिर आपका कॉन्टैक्ट नंबर जो आपका पीएफ में रजिस्टर्ड हो, और एक इस 7th कॉलम आता है कि आप पीएफ के मेंबर हो, आप जिस कंपनी को रिज़ाइन छोड़ के आए, जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ 7 और 8, ये 2 कॉलम मैंडेटरी होते हैं। इसमें एम्प्लॉय अपनी गलत डिटेल फिल ना करे। अगर इसमें कुछ गलत डिटेल फिल कर दी या ब्लैंक भी छोड़ दिया, अगर कुछ एम्प्लॉय की प्रीवियस एम्प्लॉयर से पेंशन का मेंबर है और ब्लैंक भी छोड़ दिया, तब भी उसके लिए बहुत सारी चैलेंजेस आएंगे पीएफ ट्रांसफ़र करने में। तो बेसिकली जो कॉलम नंबर 7 है, उसमें आपको डालना है कि पीएफ का मेंबर है, मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के आया हूँ तो वहाँ पे मेरा कोई पीएफ नंबर होगा, वो मैं पीएफ का मेंबर हूँ या नहीं, सिर्फ यस और नो पे क्लिक करना है। अगर मैं पीएफ का मेंबर हूँ तो यस करना है। अगर कि कोई एम्प्लॉय फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहा है, वो कॉलेज के बाद किसी कंपनी को ज्वाइन करता है, तो उसे नो पे क्लिक करा है, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर रहा है। अगर कोई एम्प्लॉय किसी कंपनी से रिज़ाइन दे के अनदर कंपनी में ज्वाइन हो रहा है, तो उसका अगर पीएफ का कटता है, उसका पीएफ का मेंबर है, तो उसे यस पे क्लिक करना है। 8 कॉलम है, आप पेंशन के मेंबर हो या नहीं। अगर एम्प्लॉय अपने प्रीवियस एम्प्लॉयर के पास पेंशन का मेंबर है तो उसे यस करना है। अगर वो प्रीवियस एम्प्लॉयर के पास जहाँ से वो रिज़ाइन करके आया है वहाँ पे पेंशन का मेंबर नहीं है तो नो करना है। ये सबसे ज़रूरी है। एम्प्लॉय जब भी किसी कंपनी को छोड़ता है, छोड़ने से पहले ये इंश्योर कर ले कि मैं यहाँ पेंशन का मेंबर हूँ या नहीं, क्योंकि नेक्स्ट कंपनी में जब वो फॉर्म 11 की डिक्लेरेशन में जो देगा, अगर वो पहले पेंशन का मेंबर था तो ही आपको पेंशन का मेंबर बनाएगा। तो आपको ये इंश्योर करना है कि आप प्रीवियस एम्प्लॉयर से जहाँ से आप रिज़ाइन करके आए हो वहाँ पे आप पेंशन के मेंबर थे। अगर पेंशन के मेंबर थे तो आपको यस पे क्लिक करना है, अगर पेंशन के मेंबर नहीं थे तो नो पे क्लिक करना है। और जो एम्प्लॉय फर्स्ट टाइम किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है, फर्स्ट टाइम नौकरी स्टार्ट करता है, तो उसे सिर्फ नो कर देना है, क्योंकि ना तो वो पेंशन का मेंबर था ना ही वो पीएफ का मेंबर था। उसके लिए दोनों कॉलम में नो आएगा। बट जो एम्प्लॉय किसी कंपनी को रिज़ाइन दे के आया और वहाँ पे पीएफ का मेंबर है, तो उसको पीएफ मेंबर पे भी यस क्लिक करना है, और पेंशन का मेंबर है या नहीं वो भी चेक करना है, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कोई एम्प्लॉय अगर पीएफ का मेंबर हो प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में तो वहाँ वो पेंशन का मेंबर भी होगा। वो आपको प्रीवियस एम्प्लॉयर से चेक करना होगा। फिर उसके बाद अपना यूएन नंबर, अगर कोई एम्प्लॉय का प्रीवियस कंपनी में जो यूनिवर्सल अकाउंट नंबर होगा वो टाइप करना है। प्रीवियस पीएफ अकाउंट नंबर
बी कॉलम में वो टाइप करना है और वहाँ पे आपकी डेट ऑफ लिविंग क्या थी वो टाइप करनी है। फिर कॉलम नंबर 9 में डी कॉलम आता है स्कीम सर्टिफिकेट नंबर। अगर किसी एम्प्लॉय ने स्कीम सर्टिफिकेट इशू किया है तो उसका नंबर होता है वो पीपीओ नंबर। अगर पेंशन के लिए अप्लाई करते हैं एक पीपीओ नंबर होता है। अगर किसी ने पीपीओ नंबर जनरेट कराया होगा पीएफ ऑफिस से तो वो नंबर होता है। इंटरनेशनल वर्कर वो है या नहीं है, इंडियन वर्कर है तो यस पे क्लिक, नो पे क्लिक करना है। अगर इंटरनेशनल वर्कर है तो यस पे क्लिक करना है। अगर कोई एम्प्लॉय इंटरनेशनल वर्कर है तो वो डिटेल फिल करेगा, अपनी पासपोर्ट देगा, अपने पासपोर्ट की वैलिडेशन डेट देगा, ये सारी चीज़ें देगा, कब से कब तक की कंट्री मेंशन करेगा। फिर लास्ट में आता है फॉर्म 11। फॉर्म 11 कॉलम नंबर 11, इसमें आपकी बैंक डिटेल, आधार नंबर और पैन नंबर। फॉर्म 11 में कम्प्लीटली सिर्फ एम्प्लॉय की बेसिक डिटेल है। सिर्फ आपको जब भी किसी कंपनी को ज्वाइन करे कोई भी एम्प्लॉय कॉलम नंबर 7 और 8 इस कॉलम को सावधानी से फिल कीजिए। अगर कुछ इसमें आपने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे दी, फॉर एग्जांपल आप प्रीवियस कंपनी से छोड़ के आए हो और आप वहाँ पे पेंशन के मेंबर हो और आपने किसी कंपनी को ज्वाइन कर लिया जो ट्रस्ट है, वो सिर्फ यूएन उन्हीं का क्रिएट करती है जो पेंशन के मेंबर जिन्होंने फॉर्म 11 पे यस किया होगा। अगर आपने वहाँ नो कर दिया, भले ही आप प्रीवियस एम्प्लॉयर के पास पेंशन के मेंबर हो, तो आपका ट्रस्ट यूएन क्रिएट नहीं करेगा, ना ही आपका पेंशन डिडक्ट करेगा। आपका जो पैसा है पेंशन का, जो 8.33 आपकी बेसिक का पेंशन बेसिक का होगा, वो आपके पीएफ में जमा कर देगा। फिर जब आप अपना पुरानी कंपनी का ट्रांसफ़र करोगे, आप करंट में पेंशन के मेंबर नहीं होगे और प्रीवियस में पेंशन के मेंबर हो तो आपका पीएफ ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो जॉइनिंग टाइम में आप फॉर्म 11 को मैंडेटरी 7 और 8 कॉलम को करेक्ट फिल कीजिए और करेक्ट इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिए। अदरवाइज़ आपको पीएफ ट्रांसफ़र करने में चैलेंज आएगा और पेंशन का पैसा आपको ट्रांसफ़र नहीं होगा। उस पेंशन के कारण पीएफ का पैसा भी आरपीएफसी ट्रांसफ़र नहीं करेगा, क्योंकि आपसे डिक्लेरेशन मांगेगा कि क्यों आपने, अगर पेंशन यहाँ पे आप पेंशन के मेंबर थे, करंट में नहीं बने, तो ऐसा क्यों। बेसिक चीज़ें हैं, आप इसको फिल कर सकते हैं। अगर कोई इसमें कोई इशू हो तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।